हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यार प्लस पर। क्रेडिट कंट्रोल के पहले वीडियो में हमने मात्रात्मक साख नियंत्रण को विस्तार से देखा था। आज हम गुणात्मक साख नियंत्रण के बारे में जानेंगे विस्तार से। कॉमर्स का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉमर्स तथा इकोनॉमिक्स में बहुत यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अक्सर हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, क्लर्क से लेकर आईएएस परीक्षा तक यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गुणात्मक साख नियंत्रण क्या होता है। देखिए, इसके द्वारा क्या होता है, जब गुणात्मक साख नियंत्रण के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों तथा विशेष बैंकों द्वारा दिए जाने वाली साख को नियंत्रित करता है। यह पूरी अर्थव्यवस्था के साख को नियंत्रण नहीं करता है। ये जहाँ पे जिस क्षेत्र में जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पे क्या करता है कि ये काम करता है। जैसे कि पूरे शरीर में किसी अंग पे चोट लगी है, ठीक है, तो क्या करना है कि कोई दवा, ऐसी दवा देना जो कि वो केवल विशेष चोट को वो काम करे और शरीर के अन्य या दूसरे अंगों को प्रभावित न करे। जैसे कहीं पे चोट लगने के बाद पट्टी बांधना, यानी कि वो उसी स्थान को ठीक करेगी, पूरे शरीर से उससे संबंध नहीं रहे। इसी प्रकार से होता है गुणात्मक साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है चयनात्मक साख नियंत्रण प्रणाली। चयनात्मक साख नियंत्रण प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। साख नियंत्रण प्रणाली, इसे कि सेलेक्टिव कहते हैं। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। चयनात्मक साख नियंत्रण प्रणाली में बहुत आपको समझना नहीं है ना, बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे। बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जब पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में एक समान साख नियंत्रण प्रणाली को अपनाना उचित नहीं होता या जरूरत नहीं होती है, तो क्या करता है रिजर्व बैंक कि जिस क्षेत्र में जरूरत है उन्हीं को क्या करता है, तो उदार साख नीति, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए साख नियंत्रण, जब जिन क्षेत्रों को जहाँ पे क्या होता है कि साख नियंत्रण की आवश्यकता जिन क्षेत्रों में होती है वहां पे क्या करती है कि साख नियंत्रण नीति तथा अन्य क्षेत्रों में उदार साख नीति का सिलेक्शन करता है। इसी को क्या कहते हैं, गुणात्मक साख प्रणाली या चयनात्मक साख प्रणाली। चयनात्मक साख का मतलब, जैसे यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, यहाँ पे जो बिल्डर्स हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, यानी कि बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। तो जरूरत है कि अब यहाँ पे क्या किया जाए कि यहाँ पे जरूरत है क्रेडिट कंट्रोल की। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, पैसे का फ्लो हो रहा है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था एक ही तरफ झुक रही है। तो क्या करेगा कि बैंक जो है, जो आरबीआई कहेगा, पहली बात तो यहाँ पे पैसे को फ्लो को रोकेगा, जिसके लिए वो बैंकों का सहारा लेगा। बैंकों से कहेगा भैया आप इनको ऋण ना दीजिए। अब डायरेक्टली इस तरह नहीं कहेगा, अगर तो कहेगा भैया कि अगर आप यहाँ पे जो ऋण दे रहे हैं उन पे आप ब्याज बढ़ा दीजिए, ठीक है। या कई प्रकार से ये इनको आदेश दे सकता है कि इनको आप क्या करिए कि यहाँ पे जो आप पैसा दे रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको कम करिए। और यहाँ इसके अलावा जो क्षेत्र है जहाँ पे आप पहले के हिसाब से दे रहे थे वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, वहां पे आप जैसे पहले काम कर रहे थे उसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ होता है चयनात्मक साख प्रणाली, यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि विभिन्न कटौती दरें, इसमें क्या होता है कि विभिन्न कटौती दरें होती हैं, यानी कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं किस प्रकार से होते हैं लागू करना। या विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको आपके लिए समझना जरूरी है। एक तो क्या होता है विभिन्न कटौती दर। विभिन्न कटौती दर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, विभिन्न कटौती दर का यह मतलब होगा कि जब भिन्न भिन्न विनिमय पत्रों के लिए भिन्न भिन्न नीति आरबीआई अपनाता है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आएगा।
अब जो कॉर्पोरेट जो बिल्स होंगे उन पे क्या करेगा कि आरबीआई के बहुत ज्यादा रेट कर देगा, यानी कि 4% जो 3% 4% है उसको बढ़ा के 10% कर देगा, तो बैंक उस पे ऋण ही नहीं देंगे और पुनः कटौती के पास आरबीआई के पास जाएंगे नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न कटौती रेट को डिसाइड कर देगा और नॉर्मल क्षेत्रों के लिए पहले की तरह जारी रखेगा। इससे क्या होगा कि बैंक क्या करेंगे कि बैंक इस पे बिल ही नहीं लेंगे और पुनः कटौती का सवाल ही नहीं उठता, तो बैंक के पास क्या होगी, पैसे की कमी होगी इन क्षेत्रों के लिए। और इन क्षेत्रों में बैंक क्या करेगा कि पैसा नहीं देगा। नगद कोषों में रियायत, जो आरबीआई होगा वो क्या कहेगा, बैंकों को जो है सीआरआर में छूट तो देगा, लेकिन कहेगा कि भैया सीआरआर में छूट आप ले लीजिए, लेकिन इन क्षेत्रों को आप पैसा मत दीजिए या कम ऋण दीजिए, आप इन क्षेत्रों को आप लोन ना बांटिए, जिससे कि यहाँ हो कि इस जिस क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत ज्यादा बढ़ रही है पैसे का फ्लो, वहां पे रोका जाए। पूर्वानुमति से ऋण देना, अब हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि बिल्डर्स को ये बोलेगा कि बिल्डर्स के क्षेत्र में बैंकों से कहेगा कि ऋण आपको कम देना है, ठीक है, ऋण कम देना है। अब डायरेक्टली आरबीआई जब बहुत स्थिति खराब होती है तो ये कह देता है कि पूर्वानुमति से, हमारी अनुमति के बिना आरबीआई कहेगा बैंकों से कि हमारी अनुमति के बिना आप क्या करिएगा, आप डायरेक्टली ऋण नहीं देंगे, ऋण आप ऐसे देंगे, यहाँ से इनकी अनुमति जब होगी तभी इनके पास ऋण जाएगा। अब आरबीआई इनको पैसा देना ही नहीं चाहता तो ये ऋण की मंजूरी ही नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा कि बिल्डर्स को पैसा ही नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से यहाँ का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लिए कि पूर्व अनुमति से ऋण देना, ठीक है। अब ऋणों पर प्रतिबंध, जब बहुत खराब स्थिति होती है तो क्या करता है बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है डायरेक्टली मना कर देता है कि इस क्षेत्र को आप ऋण ना दीजिए, बात खत्म। घुमा फिरा के बात ही करने की आवश्यकता नहीं। ऋणों पर प्रतिबंध, यहाँ पे आरबीआई देखता है कि अति आवश्यक कामों के लिए ऋण क्या करता है, मंजूरी दे देता, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम हो आरबीआई डायरेक्टली मना कर देता है, भैया बैंकों से बोल देता है कि आप इन क्षेत्रों को ऋण ही मत दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सारी चीजें इस पे क्या होंगी, प्रभावित करेंगी। चयनात्मक साख प्रणाली में उपभोक्ता साख नियमन क्या होता है, इससे जब आरबीआई उपभोक्ताओं के लिए साख का नियमन करती है, इसमें क्या करते हैं कि आरबीआई जब ये सोचती है कि भैया हमें इसी क्षेत्र में पैसे को कमी करना है, बाकी सब सारे क्षेत्र नॉर्मल होते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि एडजस्ट करने के लिए, यानी कि सभी को वो संतुलित बनाए रखने के लिए उपभोक्ता साख नियंत्रण की नीति को जारी करता है और उसको नियमित करता है, जिससे कि उपभोक्ताओं के ऊपर कोई असर न पड़े, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज और होता है आयात पूर्व जमा। आयात पूर्व जमा का क्या तात्पर्य हो गया यहाँ पे कि जैसे आप आयात करेंगे उसके पहले आपको कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास, या जितना आप मना है आयात करना चाह रहे हैं उतनी राशि कुछ समय के लिए आपके पास, आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, आयात पूर्व जमा। तो ये क्या हो जाएगा, आयात पूर्व। इससे क्या हुआ कि कुछ समय के लिए फ्लो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि ये क्रेडिट कंट्रोल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरा होता है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग के कैसे, पहला हमारे चयनात्मक साख नियंत्रण प्रणाली में आपने देख लिया किस प्रकार से बैंक इनको साख को नियंत्रित करता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अब हम बढ़ते हैं साख की राशनिंग किस प्रकार से आरबीआई करता है। साख की राशनिंग की बात हमने यहाँ पे की है, यानी कि क्रेडिट राशनिंग, जिसे कि अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, क्रेडिट
राशनिंग, ठीक है। तो ये होता है। अब ये क्या होता है कि कुछ बैंकों की पुनर्कटौती की सुविधा को समाप्त कर देते हैं। इसमें कुछ बैंकों की पुनर्कटौती, जैसे कुछ बैंक बहुत अधिक फ्लो मात्रा में ऋण दे रहे हैं, तो उनको क्या करेगा कि उनकी पुनर्कटौती को क्या करेगी, आरबीआई समाप्त कर देगी और ऋण की सीमा निश्चित कर देगी कि आप इससे ज्यादा ऋण ही नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, क्या क्या हो जाएगा। पहला तो क्या हो जाएगा कि ये क्या करेगी कि कुछ पुनर्कटौती की सुविधा को वो खत्म कर देगी। खत्म कर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक पुनर्कटौती करके लोन देते थे, अब वो क्या करेंगे कि इस पे पूरी तरह से स्टॉप लग जाएगा। यानी कि वो क्या होगा कि अब लोन नहीं दे पाएंगे, ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, जितना उनके पास पैसा रहेगा उसी से देंगे। अब ऋण की सीमा का निर्धारण कर देना, ऋण की सीमा का निर्धारण कर देना। अब इससे क्या होगा कि जो आरबीआई होगा वो कह देगा कि भैया आप इससे ज्यादा ऋण ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे, वो जहाँ पे अधिक जरूरत होगी वहीं पे ऋण देंगे। इसलिए क्या होता है, ये एक बढ़िया मेथड होता है क्रेडिट कंट्रोल का। इसे ही राशनिंग कहते हैं, ठीक है। अब नैतिक प्रचार क्या होते हैं। अब ये दूसरा प्रकार हो गया, दूसरा आपने हो गया। अब तीसरा हो जाएगा नैतिक प्रभाव। जब बहुत कम कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है तो क्या होगा, आरबीआई मीटिंग बुलाएगा और बैंकों को नैतिकता सिखाएगा, यानी कि बैंकों को नैतिक दबाव डालेगा, इथिकल जो है प्रेशर उन पे डालेगा, जिससे थोड़ा बहुत कम कर पाएंगे वो क्रेडिट कंट्रोल को, और जितना आरबीआई को चाहिए उतना हो जाएगा काम। बस प्रचार, पब्लिसिटी, आरबीआई एक और सहारा ले सकता है पब्लिसिटी का। वो कह देगा कि इस समय मार्केट की स्थिति, आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा, यानी कि अधिक ऋण लेंगे तो क्या हो जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ लोग जो जागरूक होंगे वो कम ऋण लेंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई। यदि बैंक नहीं मान रहे इन सभी कहने के मुताबिक, तो क्या करेगा कि वो क्या करेगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर देगा। जैसे बैंकों के ऊपर क्या करेगा, दंड लगा देगा। आप देखे होंगे कई बार आरबीआई ने विभिन्न बैंकों के ऊपर दंड लगाया है। तो दंड लगाना डायरेक्टली क्या करेगी, उनके ऊपर पेनल्टी ठोक देगी, या आपने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए आपको क्या होगा, ये होगा। आप क्या पुनर्कटौती बंद कर देगी, पुनर्कटौती बंद कर देगी। इनको आवश्यकता पड़ने पे क्या होगा, ऋण भी नहीं देगी। तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत आएगा कि दंड लगा देगी, पुनर्कटौती रोक देगी, बंद कर देगी और ऋण उनको नहीं देगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, साख नियंत्रण के प्रकार हो जाएंगे। अब साख नियंत्रण में वास्तव में कठिनाइयां क्या आती हैं, इसको आप समझ लीजिए। बस उसके बाद आपका साख नियंत्रण का जो मूलतः टॉपिक होता है वो खत्म होगा। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल प्रभाव होते हैं, उन सारी चीजों को हम अलग वीडियो में कर लेंगे, जैसे कि बेसल के क्या मानक है, इन सारी चीजों को तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं असंगठित बैंकिंग व्यवस्था। यदि बैंकिंग व्यवस्था असंगठित है, संगठित नहीं है, सारे आरबीआई के रूल के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो निश्चित रूप से इस जो है ये सारी प्रणाली का, साख नियंत्रण की प्रणाली का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, वास्तव में कहें तो जो केंद्रीय बैंक होता है उन पे अगर सभी बैंकों पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन पे यदि नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप से फिर इस जो क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल की जो पॉलिसी होगी वो फेल कर जाएगी। मुद्रा तथा पूंजी प्रभाव का प्रभाव, यदि देश में जो है
बैंक से ज्यादा क्या हो, मुद्रा तथा कैपिटल मार्केट का इफेक्ट है, तो बैंक को बहुत अधिक आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोग नॉर्मल मार्केट से जो है अधिक लोन उठा लेंगे और इस प्रकार से पूरी तरह से नीति फेल हो जाएगी। साख के सभी स्वरूपों पे नियंत्रण नहीं करता है। यदि बैंक साख के सभी स्वरूपों पे नियंत्रण नहीं लगाता है तो किसी न किसी माध्यम से वो साख क्रेडिट जनरेट होती रहेगी और अर्थव्यवस्था पे निगेटिव प्रभाव डालती रहेगी। ठीक है। गैर बैंकिंग तत्वों का अभाव, यदि गैर बैंकिंग तत्वों का अभाव है, जो बैंकिंग सिस्टम है उससे असर नहीं पड़ता लोगों को, तो भी इसका कोई असर नहीं होगा। यदि परंपरा नहीं है बैंकों में आरबीआई के नियमों का पालन करने की, इन नियमों का पालन करने का, तो भी ये चीजें फेल कर जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से साख के अंतिम उपभोग के नियंत्रण, आरबीआई देखिए बैंकों से कह सकता है कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वह लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए भी इसमें बहुत क्या होगी कि इस प्रकार से बहुत इसकी सफलता निश्चित या अनिश्चित करती है बैंकों के ऊपर। तो ये रही आपकी साख नियंत्रण की तकनीकें, साख नियंत्रण के लिमिटेशन क्या थे और क्या कठिनाइयां हैं साख नियंत्रण से संबंधित, ये सारी वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।